मंदिर बाजा जा रे अपने, मंदिर बाजा जा रे अपने, मंदिर बाजा जा रे अपने, मंदिर बाजा। सुन पावे मोरी सास नदिया, सुन पावे मोरी सास नदिया, जा जा रे अपने मंदिर बाजा जा रे अपने, मंदिर बाजा। pa pa ma pa ga ma ga re sa sa pa pa ma pa da da pa पिया बिन सखिए रिया रे, पिया बिन सखिए रिया रे, पिया बिन सखिए रिया, पिया बिन सखी कलन परत मोए हरे पल चिल दे ए रिया, पिया बिन सखिए रिया, पिया बिन। सुनहु सदा रंग तुमको चाहते हैं, सुनहु सदा रंग तुमको चाहते हैं, क्या तुम हमको चलन दिया, जा जा रे अपने मंदिर बाजा जा रे अपने मंदिर बाजा। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया खैरागढ़, वो तमाम सारे लोग जो आज मौजूद हैं शो में, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। वैसे तो बड़े शहरों में शो रोज होता है। हाँ हाँ बता दो, किसको फोन कर रहे हो? घर में या कहीं बाहर? कहां? हाँ? रायपुर। वहीं रहती हैं क्या? करवा चौथ तो हो गया, अब ये कौन सा चौथ? ये दूसरे हैं। बहुत अच्छी बात है। जितने दूसरे हैं, तीसरे हैं, पहले हैं, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मुझसे लोगों ने पूछा कि आप खैरगढ़ क्यों आए, खैरागढ़ क्यों आए, यहां शो करने का मकसद क्या है, आखिर बात क्या है जो यहां आए। पहले तो मैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। ये वहां की जमीन है, साहित्यकार, मैं उनको प्रणाम करता हूं। ये जमीन, ये वहां की धरती। और दूसरा कारण ये इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, जो यहाँ की रानी हैं, उन्होंने ये संगीत का स्थापना विद्यालय, महाविद्यालय की। एशिया में शायद अपनी तरह का ये अप्रतिम विश्वविद्यालय है और यहाँ के कण कण में संगीत है और इतना सुरीला है ये खैरागढ़, तो क्यों ना आता यहाँ तो आना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। ये रोज का मेरा काम है, जैसा दाल वैसे ही बघार लगाता हूं, मैं सिर्फ छौंक लगाने का काम करता हूं। दूसरी बात, ये कोई पॉलिटिकल शो नहीं है, वरना सिर्फ चुनाव के समय में मैं नजर आता नहीं। ये शो वो है जो जीवन से जुड़ा। मुझसे पूछा ये शो क्या है भैया जी, क्या है चचा, लोग पूछते हैं ये शो है क्या। मैंने कहा कि चश्मा उतारिए और जो कुछ दिखता है वही मेरा शो है। जीवन का जो भी रंग है, जैसा भी रंग है, बदरंग है, अच्छा है, बुरा है, सलोना है, वो सब आपका ये भैया जी कहिन है।
इस कैनवस में जो कुछ भी खिंचता है वो सब शो का हिस्सा होता है। बात बहुत लंबी हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि यहाँ के वो लोग जो मौजूद हैं उनसे बातचीत की जाए, और जो हमारे मेहमान हैं मैं उनसे तारुफ भी कराऊं, आपका परिचय कराऊं। लखनऊ का बाशिंदा हूं, वहीं का रहने वाला हूं। बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा और वो तमाम सारे लोग जो यहाँ मौजूद हैं वो चाहेंगे, जरूर बोलना चाहेंगे, मैं उनसे भी बातचीत की एक रूपरेखा खींचूंगा। सुनील पांडे जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, जोरदार स्वागत करिए इनका, बहुत बहुत शुक्रिया। गमन साहू जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार ताली बजा के इनका भी स्वागत करिए। थैंक यू सो मच। गमन जी सब ठीक तो हैं? ठीक है, मतलब ठीक है, मतलब बहुत अच्छा है। हाँ हाँ यही बोलिए ना कि अच्छा है। मतलब चुपचाप ऐसे खड़े थे, मैंने क्या पता नहीं क्या हुआ। सब ठीक तो है ना? अच्छा है। चुनाव कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। बोले चुनाव अच्छा चल रहा, बस यही जानना था मुझे। नरेंद्र सोनी जी बहुत बहुत स्वागत है। जोगी कांग्रेस में थे लेकिन अब नहीं है, अब कहां है यही बताएंगे। मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि कौन कब कहां किधर मुड़ जाए, ये वो खुद बताए। हमें तो ये मालूम है कि ये कौन कहां से आए हैं, ये जानना जरूरी है। कहां से आए भाई जी? खैरागढ़ सर। खैरागढ़ से। क्या नाम साहब? संगीत साहित्य संगीत की नगरी है खैरागढ़। गुलाब चोपड़ा, आपका अभिनंदन करता हूं और मैं चाहूंगा सभी लोग जोरदार तालियों के द्वारा आपका स्वागत करें। क्या बात है गुलाब जी। संस्कारों की नगरी है सर। बिल्कुल संस्कारों की नगरी है, और मैं खुद यहाँ पे आके अभिभूत हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे साथ साधु राम जी हैं, साधु राम बुर्वे जी, किसान नेता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। किसान मिल जाता है तो लगता है कि चुनाव निकल गया, पता ही नहीं चल रहा किसान किधर मुड़ जाएगा, कुछ समझे में नहीं आ रहा है। किधर जा रहा है किसान? किसान अब जे पक्षा किसान ला राहत दी, अच्छा सहयोग प्रदान करी, तेखर पक्ष में जाही किसान। आप सोचेंगे कि ये समझ पाएगी नहीं, राजनीति की भाषा मुझे बड़ी अच्छी समझ में आती है। इन्होंने कहा जिधर से मलाई मिलेगी उधर ही जाएगा। बताओ गलत बोला तो बताओ। बोले जिधर चमक होगी, जिधर सबसे ज्यादा घोषणाएं होंगी, मैं उधर ही जाऊंगा। सही बोला ना साहब? तो अभी किसकी तरफ मलाई नजर आ रही है? अभी तो किसी की तरफ मलाई नहीं आया है, किसी के पास स्पष्ट नहीं हुआ है ये सब चीज घोषणा। तो किसान किधर भी पलट सकता है। हाँ किधर भी पलट सकता है, अभी घोषणा नहीं किया है। 24 घंटा पहले पलटेगा कि अभी पलट रहा है थोड़ा थोड़ा? अभी नहीं पलटेगा, अभी नहीं पलटेगा, अभी नहीं बताएंगे। किसान का पूरा चुनाव है छत्तीसगढ़ में, गांव किधर मुड़ेंगे, किस तरफ जाएंगे, पता नहीं। कुछ बोलना है साहब आपको? अरे कोई बात हो तो बताइए। क्या जी, क्या नाम है आपका? ललित चंद्राकर। कोई काम आ गया क्या? नहीं कुछ नहीं कुछ काम नहीं है। कोई काम नहीं। तो चलिए मैं पहला सवाल रखता हूं। आज प्रधानमंत्री जी भी यहां पे थे और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ बघेल जी ने भी बात कही है, वो भी चुनाव में दौरे पे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो बोला मैं बाद में पहले कांग्रेस की तरफ से, बघेल साहब कहते हैं कि प्रधानमंत्री आए या अमित शाह जी आए, उन सबसे पहले ईडी और सीबीआई आ जाती है। उनका इशारा इस तरफ था कि जो प्लेन आ रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेकर, उनमें पैसा आ रहा है। यह इल्जाम उन्होंने लगाया है कि उसमें पैसा आ रहा है। यहां तो इतनी पैरामिलिट्री फोर्स है, आखिर प्लेन से जो लोग भी आ रहे हैं पैरामिलिट्री वाले, वो पैसा लेकर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की कोठियां, उनके बंगले, उनकी कारें, इन्हीं का विकास होता है, बाकी किसी का विकास नहीं होता। चुनाव में सभाएं चल रही हैं, बातचीत का सिलसिला जोड़ना है। पहले पांडे जी एंड देन फिर बीजेपी विल रिप्लाई। सबसे पहले संगीत नगरी खैरागढ़ में आदरणीय प्रतीक त्रिवेदी जी का स्वागत, अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप खैरागढ़ आए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। जहां तक भूपेश बघेल जी का काम है, आदरणीय भूपेश बघेल जी आज से लगभग 4 साल 11 महीना पहले मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण ली, और जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ उसी दिन किसानों के हित में बात की। सर्वप्रथम काम, शपथ ग्रहण के मात्र 2 घंटे के भीतर छत्तीसगढ़ के समस्त किसानों का कर्जा माफ किया। लोग कह रहे हैं कि कर्जा माफ किया, तो फिर किसान कह रहा अभी बताएंगे या थोड़ी देर में बताएंगे, ये क्यों कह रहे हैं? ये
कर्जा माफ तो उस समय हो गया, वर्तमान में भी आदरणीय भूपेश बघेल जी घोषणा कर चुके हैं। कर्जा माफ हो चुका है। बड़ा खोपड़ी ला रहे हो, समझ में सब आ रहा है तुम्हें? कर्जा माफ हो गया, फिर भी कर्जा रह गया। बोले जो कर्जा रह गया वो फिर से घोषणा हुई है। किसान नेता समझ नहीं पा रहे हो, जब इतना बरसात हो रही तो काहे ना बटोर ले रहे हो? बटोरो। सरकार ने पिछले समय भी बहुत सारा घोषणा करे रही से, हाँ, है ना, हाँ। कि कर्जा माफी और रमन कार्यकाल के 2 साल के उखर किसान के बचे धान के बोनस दूंगे करके, लेकिन वो भी कर्जा माफी ऐसे करी, कॉपरेटिव बैंक भर के करी से निजी बैंक और बड़े बड़े राष्ट्रीयकृत बैंक के किसान के कोई माफ नहीं करे गए हैं। हम दोनों पार्टी ऊपर सवाल उठाना चाहते हैं। तो यही मौका है, कान पकड़ के आए थे तो। बोला किसान तो भैया वैसे ही है। लोगों ने कहा कि सब लोग माफी की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही हैं, अब आप लोग हाथ उठाइए। मैं बातचीत के सिलसिले को आपसे भी जोड़ रहा हूं। बीजेपी की बात सारे लोग बात। जी मैं आया बाबूजी आपके पास। जी सबसे पहली तो न्यूज 18 के भैया जी कहीन के पूरा टीम ला खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय और खैरागढ़ संगीत नगरी को से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू सो मच। खैरागढ़ संगीत नगरी में आप यहाँ आए हो और जैसे कि आप कहे हो कि भूपेश बघेल कहा थे कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता आते तो वह प्लेन में लेके आते पैसा। अरे कहीं ना संकोच करिए भाई, और तो हमें बोल दिया। और हम तो एक कथन कि भूपेश बघेल कांग्रेस के एटिया में और जब जब छत्तीसगढ़ के लूट के पूरा कांग्रेस के खजाना भरा थे तो जैसा रहते उसने सोचते। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में जो विकास करे है ओला देख नहीं सकते भूपेश बघेल और सिर्फ आरोप लगा थे। जी जनाब खड़े होइए, क्या नाम है आपका? विनय देवांगन। विनय देवांगन। देवांगन साहब क्या काम करते हैं आप? मैं पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन हूँ। अच्छा जी। तो कोरोना के समय में आपने बहुत काम किया होगा। जी मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। भाई कहाँ से कोई बात हो तो बता दो, अभी किया कि नहीं किया? अच्छा जोर से बोलो भाई। इस बार टिकट नहीं मिलेगा, अगली बार मिलेगा। टिकट के लिए तो नहीं। भैया को मिल गया। हाँ। सबको मिल गया। विक्रम जी को, विक्रांत सिंह जी को मिल गया। हाँ। सारे जनता और कार्यकर्ताओं को मिल गया। अरे वाह गजब, ऐसे कार्यकर्ता पूरे देश भर में हुए। जी जी। अच्छा तो बोलिए सवाल। मैं माननीय भूपेश बघेल जी से 3 ही सवाल करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी सरकार आएगी 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, 16 लाख बच्चे भरते हैं, सिर्फ 12,000 बच्चे पाते हैं। दूसरी बात, महिलाओं को, माताओं को, बुजुर्गों को कहा था कि मतलब हमारी सरकार आएगी तो 1,000 रुपये महीना देंगे। 5 साल निकल गया, नहीं दिए। तीसरी बात कि रेडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि बहुत जल्द खैरागढ़ में 50 बेड अस्पताल बनेगा। 5 साल निकल गया, एक ईंट नहीं रखा है। माननीय भूपेश बघेल जी टोटल खैरागढ़ के साथ छलावा किया महोदय जी। टोटल छलावा। चचा चचा की आंखें मेरी तरफ घूर रही हैं। देखें ये आता है कि नहीं आता है। अरे भतीजा हूं, आप ही की तरफ आऊंगा, जाऊंगा कहां? हाँ जी चचा से पहले कौन बोलेगा? खैरागढ़ को जिला बनाने का अगर किसी ने सबसे पहले काम किया है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया। जो बहुत पुरानी मांग थी उसको उन्होंने तुरंत किया, आज जिला बन गया, जिसके लिए यहाँ से 40 किलोमीटर दूर मरीजों को सब जगह जाना पड़ता था। आज जिला यहीं है और सब सुविधाएं यहीं खैरागढ़ में उपलब्ध हो रही हैं। तो बड़ी बात है भाई। हाँ जी रुको, क्या हुआ? क्या नाम है? कुछ भी नहीं हुआ। अरे जिला तो बना। जिला बनाओ, अपने मतलब के लिए बनाए, विधायक जिला के अनुरूप सुविधाएं चाहिए। अरे क्या नाम तुम्हारा? दिलीप पटेल। दिलीप पटेल। दिलीप पटेल। क्या काम करते हैं दिलीप भाई? ज्वेलरी आर्ट में। ज्वेलरी आइटम में। अच्छा तो क्या सवाल है तुम्हारा? जिला तो बन गया है लेकिन जिला के अनुरूप सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो रही है। कौन सी सुविधा नहीं उपलब्ध है? बढ़ो, दिलीप जी को बोलने दो। सबसे पहला सुविधा है स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य नहीं है। दूसरा
पहला शिक्षा, दूसरा पहला स्वास्थ्य है और दूसरा सवाल तो ये है कि माइक लग गया तो समझ ही में नहीं आ रहा है कौन कौन चीजें कहें, कौन कौन चीजें ना कहें। इतनी चीजें मांगे कौन से? भगवान ने कहा मांगो, तो मांगे क्या? हाँ जी, डराइए मत, आराम से पूछिए। अरे दिलीप अंदर आओ। दिलीप, बच्चे की जान लोगे क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं। बच्चे को तो मैं लाद के दिल्ली ले जाऊंगा। आओ दिलीप, आओ अंदर आओ। कहाँ गए दिलीप? अंदर आओ दिलीप। नहीं नहीं, डराने की बात नहीं। अरे आजा, आजा बेटा आजा। मैं इतना डरावना लगता हूं? आ जाओ। हाँ दिलीप बताओ, खैरागढ़ में क्या क्या चाहिए? भगवान जी आज प्रसन्न है, सब कुछ दे के जाएंगे। अब मैं नहीं हूं, भगवान सब वहां खड़े हैं। बताओ। जिला के अनुरूप में जितने सुविधाएं होना चाहिए जिले में जो होता है, हाँ। वो सारी सुविधाएं अवेलेबल होनी चाहिए। अभी नहीं है? अभी नहीं है। जैसे जैसे तुमने कहा स्वास्थ्य नहीं है, हाँ, स्वास्थ्य सुविधाएं अभी नहीं है, शिक्षा बोला कोई पीछे से। उसको मजबूती करनी चाहिए। हाँ जी, हाँ इधर आइए, आइए 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 आइए। हाँ हाँ हाँ, इसके पहले जोगी कांग्रेस था, 16 महीना अभी कांग्रेस को हुआ है। 16 महीना में 9 महीना बच्चा पैदा करने में लग जाता है। तो 16 महीने में इस जिला का कैसे विकास होगा? कांग्रेस का बैठे अभी 16 ही महीना हुआ है, अभी बहुत से कलेक्टर साहब बैठ गए, सब बैठ गए, धीरे धीरे होगा उसका उत्पत्ति। हाँ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे होगा भाई। अभी तो कैसे 9 महीने में तो बच्चा होता है, तो 16 महीने, इससे पहले जो की सरकार था। अरे आप काहे पलटी मार गए? प्रतीक त्रिवेदी जी, आपका अभिनंदन है। स्वागत है। राष्ट्रीय चैनल जो है, स्थानीय मुद्दों के लिए आप आए यहाँ पर। हाँ भाई सुनिए, जब सुनेंगे और हाथ उठाएंगे, सवाल उठाएंगे तो मैं आऊंगा भी जी। रही सही, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस भाजपा ने ठगा नहीं। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे सरकार बनाने जा रहे हैं आप। बनाएंगे, युवाओं की सरकार बनाएंगे। युवाओं की सरकार बनाएंगे? युवाओं की सरकार बनाएंगे। किसानों की बात हो रही है, अब युवाओं की बात होगी। तो कांग्रेस वाले ऐसे देख रहे हैं जैसे लग रहा है कि आप वोट कटवाएं। शिक्षा की बात होगी। हाँ? शिक्षा की बात होगी। हाँ। खैरागढ़ में कांग्रेस भाजपा पति पत्नी जैसे रिश्ते में है। हाँ रुकिए रुकिए। दिन में तकरार, रात में प्यार। डार्लिंग, मैं कुछ गलती तो नहीं कर दी बोल के? नहीं नहीं, आप ही जानते, रात का सारा खेल आप ही जाने। मुझे तो भाई नहीं मालूम, हम तो दिन के व्यापारी हैं। चाचा, सलाम वालेकुम। जनाब आली, क्या काम करते हैं? मैं फैब्रिकेशन का काम फैब्रिकेशन का काम करते हैं। बहुत स्वागत है। पहले विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे चुका हूँ और इसी विश्वविद्यालय जी, और उसका स्कॉलर रहा हूँ जी। और मेरी पीड़ा विश्वविद्यालय और इस क्षेत्र को लेकर है। विश्वविद्यालय को लेकर पीड़ा है और इस क्षेत्र को बहुत गौर से सुनने की कोशिश करिएगा। कभी कभी कोई ना कोई आता है, बात कहता है, दूर तलक बात जाए, बहुत अच्छी बात है। मेरा मानना है कि चुनाव से बहाना है और चुनाव के माध्यम से अगर किसी को स्वास्थ्य, किसी को शिक्षा, किसी के लिए बेहतर सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली ये मिलती है, तो इससे बेहतर काम कुछ और हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ चुनाव का एक बहाना है। आपने लिए जो कुछ कहना चाहें कहिए, मैं आता हूं, दूर मत खड़ी रहो। जी, आपका इस संगीत नगरी में खैरागढ़ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। और खैरागढ़ त्रिवेणी संगम पर बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा है। बहुत खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण है। संगीत साधना के लिए पूरे विश्व में बल्कि एशिया का सबसे खूबसूरत शहर खैरागढ़ है। और यहाँ पर हिंदुस्तान के बल्कि चोटी के साहित्य मनीषी और कलाकारों ने अपनी उपस्थिति दी है और हम लोगों ने साक्षात उनको लाइव सुना है और उनका सानिध्य प्राप्त किया है। इस विश्वविद्यालय के साथ हर दौर में उपेक्षा और षड्यंत्र हुआ। 80 के दशक में इस विश्वविद्यालय को ग्वालियर ले जाने का एक षड्यंत्र हुआ। उस वक्त हम स्टूडेंट थे और पूरी ताकत से विरोध किए और वो रुका रहा। अब क्या स्थिति है, मुझे अब का बताइए। अब ये संगीत की एशिया की राजधानी है। इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा बरसों पहले मिल जाना चाहिए। इस विश्वविद्यालय के बाद 2500 साल बाद घासीदास विश्वविद्यालय बना और वो केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया। लेकिन हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी रही और इस क्षेत्र के नेताओं की उदासीनता रही कि आज तक ये विश्वविद्यालय अपने गौरव को सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए इसको, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, और दूसरी चीज, खैरागढ़ वन संपदा से भरपूर है। हमारे यहाँ के बांस से अमलाई, नेपानगर और बल्लारछा के कागज के कारखाने चलते हैं। क्यों ना एक कागज उद्योग
खैरागढ़ में स्थापित किया जाए। जंगलों का आप देखेंगे चारों तरफ खूबसूरत नज़ारा आपको देखने मिलेगा। पानी की शानदार सुविधा है, 3 नदियां बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जानदार सवाल उन्होंने कहा कि अपने लिए कुछ कह सकते थे, तमाम चुनाव पे बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोला। यही पढ़े लिखे तालीमदार आदमी का फर्क होता है। उन्होंने कहा कि इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए। मैं आपकी आवाज में जो बुलंद आवाज है उसमें एक छोटी सी आवाज जोड़ देता हूं, निश्चित तौर से इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए। हो बहुत अच्छा हो कि एक म्यूजिक का इतना बड़ा यहां पे केंद्र है तो उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए। दूसरी बात आपने कहा कि इंडस्ट्री आनी चाहिए, पेपर की बात बोली, मैं कहता हूं कि इंडस्ट्री जरूर आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। कहिए भाई, कहां से आना हुआ? तुम तो ऐसे मैंने पूछा था तो अपना घर ही भूल गए। हाँ पक्का? तो चोरी चोरी कहे चुपचाप खड़े हो? हाँ बोलो, क्या नाम? हरिचंद कोसरे। नाम हरिश्चंद है तो बोलो ना जी, सच सच बोलना। हाँ बताओ क्या बात है? यहाँ खैरागढ़ में विकास के नाम से पूरा भाजपा सरकार लूट रहा है। भाजपा सरकार लूट रहा है? सरकार किसकी है? ये कांग्रेस की है। अभी रुको जाओ चाचा, थोड़े दिन बाद है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कराना। सरकार है। हाँ हाँ आप डरा देते हो भैया। अरे जाइए, आप कह रहे सरकार किसकी और लूट कोई रहा। जी बहुत अच्छी बात है। जी जनाब। मैं अनिल जैन खैरागढ़ से आपका स्वागत करता हूं संगीत नगरी। अच्छा आप स्वागत ना करिएगा, आप सीधे मुद्दे पे आइए क्योंकि टाइम निकलता है फिर। जी। खैरागढ़ से रेल लाइन डोंगरगढ़ से कटघोरा तक की रेल लाइन स्वीकृत है। कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों की निष्क्रियता के कारण यह बड़ा मुद्दा नहीं बन पा रहा है। कांग्रेस ने, बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने तो कहा कि हमने तो कांग्रेस का 3 गुना कर दिया रेलवे का बजट। तो उन्होंने तो कहा रेलवे का, लेकिन यहां पर रेल लाइन को लेकर दिक्कत है। पहले सवाल आप, फिर देन क्विक वेरी जी। रेल को लेकर जब हमारे सांसद देवव्रत सिंह जी हुआ करते थे खैरागढ़ से, राजनांदगांव लोकसभा के, उस समय डोंगरगढ़ से लेकर कटघोरा तक के लिए रेल लाइन की पहली स्वीकृति उन्हें प्रदान करवा चुकी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में बैठी तो ये सारी सुविधाएं ब्रेक हो गई और उसकी जो सर्वे रिपोर्ट जानी थी उसमें ब्रेक लग गई। तो मैं सीधा सीधा आरोप लगाना चाहता हूं, खैरागढ़ के विकास के लिए खैरागढ़ में कांग्रेस की सरकार इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से लेकर खैरागढ़ को जिला बनाने तक का सारा विकास कांग्रेस पार्टी ने किया। सारा कांग्रेस ने किया। और आपने क्या किया? डोंगरगढ़ से कटघोरा के लिए रेल लाइन का स्वीकृति केंद्र की सरकार ने दिया था और छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद ये भूमि आवंटन का काम किसका है? राज्य सरकार का है। सुविधा देने का काम किसका है? राज्य सरकार के। राज्य सरकार की कमजोरी के कारण वो अटका हुआ है। अब हमें लग रहा है कोई भारी भरकम आदमी आ गया है। कितना कितना? 105। सेंट्रल यूनिवर्सिटी तुरंत होनी चाहिए। देखा कैसा हमने पूछा कितना, तो समझ गए वजन नहीं पूछ रहे होंगे ये। 105 किलो। जी सवाल आपका। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने आते ही साथ कहा मैंने रायपुर को काट के खैरागढ़ स्वीकृत मतलब आने की शो किया। हाँ। तो ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय को खैरागढ़ को काट के रायपुर ले जाने के लिए पहला काम किया है ना। उसके बाद भारी विरोध के बाद एडमिशन पे रोक लगाया गया, वो भी अस्थायी तौर पर, स्थायी तौर पर नहीं, अस्थायी तौर पर, क्योंकि अभी एडमिशन का सेशन नहीं है। दूसरी बात रेलवे के विषय में मैं बोलना चाहता हूं, रेलवे में आज अगर कांग्रेसी भूमि फॉरेस्ट क्लियरेंस, लैंड क्लियरेंस, एनवायरमेंट क्लियरेंस, ये 3 क्लियरेंस अभी दिला दे, मैं कल से काम चालू करवाने के लिए केंद्रीय मंत्री जी। आपका परिचय क्या है? मैं भारतीय जनता पार्टी जिला मंत्री का दायित्व है मेरा। तुरंत करवा देंगे आपका। आप आज क्लियरेंस दिलवाइए, हम कल। हम कहां से दिलवा पाएंगे? अपने घर की नाली नहीं ठीक करवा सकता मैं? ना, लेकिन बड़े जोरदार आदमी हैं आप। बोले ये 3 चीज। पांडे जी सवाल फेंका है इन्होंने और चुनाव के समय में फेंक दिया है। क्या उम्र आपकी? 29 साल। बड़े होनहार आदमी हैं, इन्होंने सवाल फेंका है आपके ऊपर। क्लियरेंस दीजिए, तुरंत करवा देंगे। अरे ये पहले सर्वे को तो कंप्लीट कराएं। आए झूठ बोल रहे हैं।
ये कसम से ये चुनाव के समय में ये नेता ऐसी जलेबी बनाते हैं, कोई कहता वो करो, कहता कोई तुम करो, कोई कहता तुम करो। जी खड़े होइए। हुजूर क्या नाम है? सुबोध पांडे। सुबोध जी क्या काम करते हैं? मैं अधिवक्ता हूं, मैं वकालत का काम। अरे वकालत है, वकील साहब नमस्ते। सर्वे मेरे जानकारी के अनुसार एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे हुआ। दोबारा सर्वे में कई बड़े नेताओं की जमीन आ रही थी, इस कारण भूपेश सरकार ने उसको फिर से उसका सर्वे कराने के लिए केंद्र सरकार को लिखा कि सर्वे फिर से कराइए, ताकि ऐसी लैंड जाए जो सरकारी लैंड रहे, जिसमें सबको सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा है। जी नमस्ते। कितना? 110। 105 से 110 आया। मैं उधर भी आ रहा हूं। हाँ मैं आ गया, बिल्कुल आ गया। जनाब आली जी, क्या नाम साहब आपका? आयुष सिंह। आयुष सिंह जी, क्या काम करते हैं? मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ। सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, तब तो काम धंधा सब ठीक ही चल रहा होगा। हाँ चल रहा है कि मतलब बढ़िया दौड़ रहा है? ठीक चल रहा है। हाँ जी बोलिए, सवाल बोलिए। देखिए, खैरागढ़ को एक जिला बनाना तो कांग्रेसियों का सौदाबाजी था, क्योंकि उपचुनाव जीतना था। सत्ता सरकार में बैठे हुए थे, यहाँ पे खैरागढ़ में कांग्रेस की स्थिति डामाडोल की थी। एन कैन प्रकरण नगर पालिका में भी इन्होंने घोषणा किया था, नगर पालिका में अगर हमारा अध्यक्ष बैठेगा तो हम खैरागढ़ को जिला बनाएंगे। चूंकि वहाँ पे टाई हो गया, इस वजह से इन्होंने ये वादा पूरा नहीं किया। और उसके बाद जब उपचुनाव की बारी आई तो उपचुनाव में जब अपनी स्थिति को डामाडोल देखे, तब उसको सौदे के तहत सौदाबाजी। मैं आया हूं। जी जनाब नमस्ते साहब, क्या नाम है आपका? राजू यदू सर। राजू यदू। राजीव यदू, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या काम करते साहब? सर मैं पत्रकार हूं। अरे बाप रे बाप, पत्रकारिता इस समय सबसे मुश्किल चीज है। पता ही नहीं चल रहा कौन पत्रकार किधर है और कहां है, और जो सीधी लाइन में चल रहे हैं उनका भी कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ठीक है, पत्रकार इस समय तमाम सवालों के बीच से गूंज रहा है, लेकिन वो प्रश्न तो पूछ रहा है। तमाम पेशों में पत्रकारिता काफी ईमानदार है सर। मैं मानता सरकारी कर्मचारी भी अगर प्यून भी अगर है तो 50 रुपए घर लेके जाता है, हमको नहीं मिलता। अब मैं मुद्दे में आता हूं कि भारत के आजादी के इतने साल के बाद भी खैरागढ़ विधानसभा छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा विधानसभा जहां पे मुद्दों की राजनीति नहीं होती, बड़ी बड़ी बातें होती हैं। टिकरापारा का यहाँ पर पुल नहीं बना है, आप बाहर से आए हैं, यूपी से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, बख्शी जी को आपने प्रणाम किया, और यहाँ पे बख्शी जी का आप स्कूल को देखिए कितनी दुर्दशा में गुजर रहा है। एकमात्र है बख्शी जी की यहाँ पे प्रतिमा नहीं बन पाई है। यह यूनिवर्सिटी सामने है, इसका देखिए प्रवेश द्वार नहीं बन पाया है। ये सामने में फतेह मैदान है, इसकी दुर्गति आप देख सकते हैं सर। छोटी छोटी समस्याएं सर, यहाँ के जो स्कूल हैं नेताओं के हैं, अस्पताल हैं, अस्पताल की इतनी दुर्गति है सर यहाँ पर। अब सरकार ये बोलती है कि हम निःशुल्क इलाज करेंगे। आपको बता दूं कि 70% मेडिकल सुविधाएं जो हैं वो निजी में हैं और सरकारी में मात्र 25% है। हमारे खैरागढ़ में सर आप बताएं कि सोनोग्राफी का एक मशीन दी है सर, एक्सरे का मशीन, 45 साल पुराना एक्सरे का मशीन है सर यहाँ पर। और मुद्दे की राजनीति यहाँ पर कोई नहीं करती। मैं आपको बता दूं सर कि 23 साल 1 दिन हो चुका है छत्तीसगढ़ निर्माण को, टिकरापारा का पुल नहीं बन पाया। और मैं कांग्रेस, भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों से यह पूछना चाहता हूं कि वो लोग एक आंदोलन नहीं किया उस पुल के लिए। जनहित के मुद्दों की बातें नहीं होती, बरगलाने की बात होती है। कोई धरना नहीं हुई, कोई आंदोलन नहीं, केवल बयानबाजी। बहुत प्रसन्नता हुई। एक पत्रकार खड़ा होता है और सवाल पूछता है, बोला मुद्दों की बात नहीं होती। और जो आपने कहा कि वो 50 रुपए लेके, नहीं भाई, बहुत सारे लोग आज भी देश में ईमानदारी के साथ चलते हैं और वो सम्मान किया जाना चाहिए। ठंडी लग रही है तो कंटोपा तो ऐसे पहने जैसे बर्फ गिर रही है। कहां से आना हुआ? यही खैरागढ़ से। अरे मोबाइल नीचे कर लेते जरा थोड़ी देर। हाँ, किसको दिखा रहे हैं? आपकी फोटो ले रहे थे सर। अच्छा, क्या नाम है साहब आपका? हेमंत कुमार रामटेके। हेमंत जी, कोई सवाल, कोई बात, कोई कुछ कहना है? क्या काम करते हैं? सर मैं शिक्षक हूँ। अरे बाप रे, पहले तो प्रणाम करता हूँ आपको। इस संदर्भ में, राजनीतिक संदर्भ में मैं कुछ नहीं बोल रहा। तो कहाँ राजनीतिक संदर्भ में कोई बात हो रही है? कोई बात ही नहीं हो रही। बात हो रही ना, यहाँ जितनी बातें हो रही सब पॉलिटिकल बात। आप तो ये बताओ कि स्कूल कॉलेज कैसे चल रहे हैं, सरकारी स्कूल कैसा रन कर रहा है, और बच्चे आ रहे हैं, टीचर सारे मौजूद हैं या नहीं? अपनी ही बात बताओ, तो दूसरे के चक्कर में पड़ोगे ना आप। जी नहीं, हम दूसरे के चक्कर में क्यों पड़ेंगे? हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, सब प्रसन्न है। सब प्रसन्न है। वो तो कह रहे शिक्षा का स्तर अभी बढ़ना चाहिए। बढ़ेगा सर, बिल्कुल बढ़ रहा है। हमें लग रहा है कुछ दिनों बाद आप जो है VRS लेने वाले हैं। जी मैं आया जी जनाब। शिक्षा के स्तर पूरा गिर चुके हैं,
यहाँ शिक्षा ला देखबे तो कोई ठिकाना नहीं है। गुरुजी टूरा मन हा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ के प्राइवेट स्कूल में पढ़ा थे, वो चीज ला भी बोले ना भाई। गुरुजी मन ला खुद ला विश्वास नहीं कि मोर लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ी बड़े बन जाही। सरकारी गुरुजी के लड़का टूरा टूरी मन हा प्राइवेट स्कूल में जाते। अस्पताल ला देखबे तो रिफर सेंटर बन गए। एक जन महिला के पोस्टमार्टम कराई, मृत महिला के तो पोस्टमार्टम कराए पर राजनांदगांव भेजते। काबर व्यवस्था नहीं करी ना। आप सोच रहे होंगे कि इसको मालूम हुआ कि नहीं मालूम हुआ। बोले सरकारी स्कूल के टीचर का बच्चा जो है वो प्राइवेट में पढ़ता। सही बोला ना हमने। ये स्थिति है और ईमानदारी के साथ सवाल पूछा जा रहा है। और यकीन मानो मैं आपसे एक सवाल कहता हूं कि आपने कहा कि मुद्दों की बात नहीं हो रही है। एकमात्र पांडे जी जगह है जो मुझे मिली है जहां सिर्फ मुद्दे की बात हो रही है। यही मैंने कहा था छोटे शहर और बड़े शहर में। अभी मैं कर रहा होता रायपुर में शहर, ऊधमबाजी हो रही होती, लेकिन आज एक एक मुद्दे पे गिन गिन के लोगों ने बोला है। और ये बहुत अच्छी बात है कि खैरागढ़ के बारे में बड़े बड़े शांति के साथ। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने पिछले 1.5-2 साल में किसी चुनावी उस जगह पे इतनी शांति के साथ, इतनी ईमानदारी के साथ जो लोग आके बोले हों। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि इतनी कहां से आना हुआ साहब आपका? जी जनाब। खैरागढ़ से। खैरागढ़ से। क्या काम करते हैं? प्रिंटिंग प्रेस का काम है। प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं। कैसा चल रहा है इसमें चुनाव के समय में? सही चल रहा है। इसमें तो बढ़िया काम चल रहा होगा। पोस्टर बैनर सब छप रहे होंगे। सब छप रहे हैं, है ना जी? कोई सवाल? नहीं। आप तो वादे देख देख के ही परेशान हो जाते होंगे। हाँ जी, यही देखता रहता हूँ। कितने वादे किसके छाप दिए पता ही नहीं चलता। और कब पूरे होंगे पता नहीं। इतने वादे और कब पूरे होंगे। आप तो हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हम ही सब पूरे वादे लेके आने वाले हैं। किसान नेता हैं और ये पूरा वादा करके आए कि इस बार हम सारे सवाल पूछेंगे। जी नमस्ते। अरे मैं इनसे कह रहा हूं नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है? सोनू डीमर। सोनू जी। सोनू जी क्या काम करते हैं? दुकान है। दुकान है? काहे की? चिकन की मछली की। अच्छी बात है। क्या इसमें क्या बात भाई? चिकन की दुकान, चिकन की है। अगर लखनऊ में होते तो हम पूछते आपसे कौन सा चिकन, चिकनकारी या चिकन, तो बोले आप चिकन की दुकान। बहुत अच्छी बात है। कितना चल रहा? बढ़िया काम चल रहा है। क्या भाव किलो का क्या रेट है आज? 200 रुपया। 200 रुपये? अरे आप ऐसा ना पूछो, मुझे पता सब करना पड़ता है। 200 रुपए का किलो का रेट है चिकन। अरे बैठ किसे गए? कुछ पूछना है? कुछ कहना है? मैं कहूं आई लव यू? अरे खड़ा रहो, बैठना नहीं है। इतना ईमानदार आदमी मुझे खैरागढ़ में ही मिला, कहीं मिला ही नहीं। सच में। क्या खैरागढ़ के लिए बोलेंगे, छत्तीसगढ़ के लिए बीएससी के घोटाला के बारे में बोलेंगे? बैठो। अभी वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो डिबेट का दूसरा लेवल होगा। वक्त छोटे से ब्रेक का। अब त्योहारों की इस इजराइल पर हमलों के दौरान वहां से बंधक बनाए गए नागरिकों का भी जिक्र किया। इस्माइल हानिया के मुताबिक जिस तरह गाजा में इजराइल की सेना वहां के लोगों को परेशान कर रही है, ठीक वैसे ही इजराइल से बंधक बनाए नागरिक भी उन्हीं दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। जारी किए गए वीडियो संदेश में उसने गाजा पर हो रही सैन्य कार्रवाई को रोकने की मांग की। उसने जंग में अमेरिका के दखल को गलत बताया और अमेरिका पर गाजा में शांति बहाल करने की कोशिशों पर बाधा डालने का आरोप लगा दिया। जबकि इजराइल की सेना ने तो पहले से ही हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने की ठान ली है। ऐसा माना जा रहा है कि हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया का इजराइल को कड़ी चुनौती देने वाला बयान जंग में और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए भीषण हमलों के बाद वहां की सेना हमास के लड़ाकों के खून की प्यासी बनी हुई है, जो चुन चुन कर उसके लड़ाकों और कमांडरों को मौत के घाट उतार रही है। इजराइल ने हमास के कमांडर्स और उसके नेताओं की लिस्ट तैयार रखी है जो 7 अक्टूबर के हमलों में शामिल थे और आरोप है कि इस्माइल हानिया ने ही 7 अक्टूबर को इजराइल पर सबसे बड़े हमले की प्लानिंग की थी, क्योंकि इस्माइल हानिया हमास का सबसे बड़ा चेहरा है और दावा किया जा रहा है कि ताबड़तोड़ हमलों के पीछे उसका ही दिमाग है। और इन्हीं हमलों में हमास के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया गया। इजराइल के मुताबिक जबालिया में मारा गया हमास का कमांडर इब्राहिम बयारी 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमलों की साजिश रचने में शामिल था।
जिसे हमास ने मध्य गाजा में बड़ी जिम्मेदारी दे रखी थी। इजराइल के मुताबिक इब्राहिम बयारी हमास का सीनियर कमांडर था और उसी की देखरेख में इन दिनों हमास के लड़ाके जंग लड़ रहे थे और हमास के सभी अभियानों में उसका अहम रोल था। और इजराइल का दावा है कि 7 अक्टूबर को इजराइल के अलग अलग शहरों में हुए हमलों की साजिश रचने में इब्राहिम बयारी भी शामिल था और उसी के इशारे पर कई लड़ाके हाथों में हथियार लेकर इजराइल की सीमाओं में घुस गए थे, जिसके बाद उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी। जिसका मतलब है कि इजराइल ने जबालिया में हमला कर हमास को तगड़ी चोट पहुंचाई, क्योंकि दावा किया जाता है कि जंग के 26 दिन गुजर जाने के बाद हमास के मरने वाले कमांडरों की संख्या बढ़कर 30 से ज्यादा हो गई। इस बीच आतंकी संगठन हमास ने इजराइल पर एक बार फिर से बड़े हमले की धमकी दी है। लेबनान की मीडिया के मुताबिक हमास इजराइल पर एक बार फिर से 7 अक्टूबर जैसे हमले को दोहरा सकता है। हमास के एक नेता का दावा है कि वो तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक इजराइल घुटने नहीं टेक देता और अपनी जमीन को पाने के लिए 7 अक्टूबर जैसा हमला एक नहीं कई बार करेंगे। और जबालिया शरणार्थी कैंप पर इजराइल के इस हमले से मुस्लिम देश बुरी तरह भड़क गए और जमकर इजराइल पर बरसे, क्योंकि आरोप लगा कि जबालिया शरणार्थी कैंप पर जो हमला हुआ उसमें 50 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की मौत हो गई, जिसकी वजह से मुस्लिम देश एक बार फिर इजराइल पर भड़क गए। ईरान से लेकर सऊदी अरब तक सभी मुस्लिम देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा की। इजराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन ने तो इस हमले को अमानवीय करार दे दिया। ईरान और जॉर्डन के अलावा सऊदी अरब, मिस्र और यूएई ने भी इस हमले की निंदा की। सऊदी अरब ने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गाजा में मची तबाही को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। वहीं मिस्र ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बता दिया और यूएई ने इस हमले के बाद एक बार फिर युद्ध में सीज फायर की मांग की। इसके साथ ही कतर ने भी इजराइल को आड़े हाथ लिया और गाजा पर हुए हमले को नरसंहार बता दिया। उधर भीषण जंग के बीच इजराइल की सेना ने हमास की तुलना आतंकी संगठन आईसिस से करते हुए उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बता दिया। इजराइल की फौज ने एक वीडियो जारी भी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हमास ने इजराइल पर हमले की धमकी दी है, जिसके बाद इजराइल की तरफ से लगातार पलटवार किया जा रहा है। 7 अक्टूबर जैसा हमला एक बार फिर से हमास कर सकता है। लेबनान की मीडिया ने बड़ा दावा किया है कि इजराइल पर हमास एक बार फिर से 7 अक्टूबर जैसा बड़ा हमला कर सकता है। एक वीडियो संदेश देते हुए हमास ने यह बड़ा दावा किया है। और बड़ी खबर, गाजा में हमास के आतंकियों के खिलाफ इजरायली डिफेंस फोर्स की कार्रवाई लगातार जारी है। देर रात गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई है। इस हमले में हमास को भारी नुकसान पहुंचने का बड़ा दावा किया जा रहा है। आईडीएफ के मुताबिक उसने इस हवाई हमले में कई आतंकवादियों को मार गिराया है और हमास के रणनीतिक सुरंग नेटवर्क को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। और इसी के बाद जबालिया शरणार्थी कैंप पर हुए हमले से इजराइल का पड़ोसी देश जॉर्डन बुरी तरह भड़क गया और उसने इजराइल के इस हमले को अमानवीय बता दिया, क्योंकि गाजा में उस शरणार्थी कैंप पर इतना भीषण हमला हुआ कि वहां लाशों का ढेर लग गया, जिससे जॉर्डन के लोग भड़क गए और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। फिलिस्तीन का झंडा लेकर पहुंचे लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए और गाजा में इजराइल के हमले को नरसंहार बताया। गुस्साए प्रदर्शनकारी मार्च करते हुए इजराइल दूतावास के बाहर पहुंच गए और हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इजराइल के हमले से नाराज प्रदर्शनकारी और तेज नारेबाजी करने लगे। इस प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई। वहीं हाथों में झंडा लेकर बच्चे भी इस रैली में शामिल दिखे, जिन्होंने गाजा पर बमबारी रोकने की मांग की। लेकिन खबर है कि इस हमले के बाद न सिर्फ जॉर्डन बल्कि इजराइल में भी इसका विरोध शुरू हो गया। जानकारी के मुताबिक इजराइल के कई मानवाधिकार संगठनों ने शरणार्थी शिविर पर किए गए हमले की निंदा की और इस हमले में मारे गए आम नागरिकों के लिए दुख जताया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक वहां के कई मानवाधिकार संगठनों ने इजराइल की सेना की इस कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने जबालिया शरणार्थी शिविर पर हुए हमलों में बड़ी संख्या में बच्चों और महिलाओं के मारे जाने का आरोप लगाया। साथ ही इजराइल की सेना ने आम लोगों को निशाना न बनाने की मांग की। यही नहीं, दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने भी जबालिया हमले को लेकर इजराइल पर सवाल उठाए। उसके मुताबिक इजराइल की सेना ने गाजा को बच्चों का कब्रिस्तान बना दिया है। यूनिसेफ के मुताबिक जंग की शुरुआत से गाजा में करीब 3,500 बच्चे मारे जा चुके हैं। उधर इजराइल की सेना ने गाजा में हमास के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी करने का दावा कर दिया है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक बड़ी संख्या में सैनिक गाजा शहर के पास पहुंच गए, जो जल्द ही वहां पर सुरंगों को तबाह कर देंगे।
क्योंकि गाजा में बनी सुरंगों में छिपकर ही हमास के लड़ाके इजराइल के अलग अलग शहरों पर हमलों को अंजाम दे रहे हैं और हमास की सुरंगें ही इजराइल की सेना के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। ऐसे में इजराइल ने वहां पर सुरंगों को निस्तोनाबूद करने का प्लान तैयार कर लिया। इजराइल की सेना के मुताबिक उनका मकसद किसी भी कीमत पर हमास को खत्म करना है, क्योंकि ये जंग इजराइल से नहीं बल्कि हमास की ओर से शुरू की गई है। और इजराइल के इसी रवैये की वजह से दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया ने इजराइल के साथ अपने राजनयिक रिश्तों को तोड़ने का ऐलान कर दिया। उसने गाजा में हमलों को तुरंत रोकने की मांग की। और इसी मुद्दे पर भड़के बोलिविया ने इजराइल के साथ अपने सभी राजनयिक रिश्ते तोड़ दिए। बोलिविया के राष्ट्रपति और वहां तैनात फिलिस्तीन के राजदूत के बीच हुई एक अहम बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। इसके साथ ही बोलिविया ने गाजा में युद्ध खत्म कर वहां आम नागरिकों तक मदद पहुंचाने की मांग की। और बोलिविया ने इस बात पर जोर दिया कि फिलिस्तीनियों को शांति से रहने का अधिकार है। यही नहीं, दक्षिण अमेरिका के 2 और देश कोलंबिया और चिली ने भी इजराइल से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया, जिसके बाद इजराइल ने बोलिविया पर निशाना साधा और उसके इस फैसले को आतंकियों के सामने सरेंडर करने जैसा बताया। लेकिन दूसरी तरफ हमास ने इजराइल के हमलों में 7 बंधकों के मारे जाने का दावा कर दिया। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद हमास के लड़ाके कई लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले आए थे। और हमास दावा कर रहा है कि उन्हीं बंधकों में 7 बंधक इजराइल के इस हमले में मारे गए, जिनमें 3 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। हमास इससे पहले भी इजराइल के आसमानी हमलों में 50 से ज्यादा इजरायली बंधकों के मारे जाने का दावा कर चुका है। इजराइल का दावा है कि हमास के लड़ाके 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर गाजा लेकर गए थे। और इजराइल कई बार उन्हीं बंधकों की रिहाई की मांग कर चुका है, लेकिन आरोप है कि हमास उन बंधकों को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि उन बंधकों के बदले वो इजराइल से अपनी कई शर्तें मनवा सकता है। और इसीलिए उसने इजराइल की जेलों में बंद 6000 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की शर्त रखी। उत्तरी गाजा के जबालिया कैंप पर मची तबाही के बीच वहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि इजराइल की सेना के ताबड़तोड़ हवाई हमलों ने कई इमारतों को जमींदोज कर दिया और उन इमारतों में रह रहे लोग मलबे के नीचे दब गए। इजराइल की फौज ने वहां पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जिससे उत्तरी गाजा का जबालिया कैंप थर्रा उठा और पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई, क्योंकि भीषण हमलों के बाद वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसने इसकी तस्दीक कर दी कि कैसे इजराइल की सेना ने बमबारी कर वहां पर तबाही मचा दी। सामने आए वीडियो में कुछ लोग घायलों को लेकर एम्बुलेंस की ओर भागते नजर आए। इतना ही नहीं, दूसरी गाड़ियों के जरिए भी लोग अपनों की जान बचाने के लिए उन्हें वहां से ले जाते नजर आए, जबकि कुछ लोग मदद की गुहार लगाते दिखे। इस बीच मलबे के ढेर से लोगों को बचाने के लिए राहत का काम करने वाली टीम वहां पर जद्दोजहद करती नजर आई। बताया गया कि गाजा पर हमलों के बाद से ही बड़ी संख्या में लोगों ने जबालिया हेलो मोटो मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड पेश करते हैं बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में प्रधानमंत्री मोदी कांकेर में बीजेपी की विजय संकल्प महारैली में कांग्रेस पर किया हमला। कहा, जहां कांग्रेस रहेगी वहां नहीं हो सकता विकास। दिल्ली शराब घोटाले में आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। ईडी के नोटिस को राजनीति से प्रेरित बताते हुए वापस लेने की मांग की। राजघाट पर दिल्ली बीजेपी का केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन। गाजा के जबालिया में दूसरी बार इजराइल का हमला। इजराइल एयरफोर्स ने की बमबारी। 195 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा। शरण ले ली थी और यही वजह रही कि जब इजराइल की सेना ने जबालिया कैंप पर हमले किए तो सैकड़ों लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। लेकिन ताबड़तोड़ हमलों में इमारतें ध्वस्त होने से वहां पर लोग मलबे में दब गए, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालना मुश्किल हो गया। वहां से सामने आए एक वीडियो में हर तरफ सिर्फ तबाही का मंजर नजर आया और अपनों की तलाश करते हुए लोग रोते बिलखते नजर आए। इस बीच राहत और बचाव के काम में जुटे लोग मलबे के ढेर में दबे लोगों को रेस्क्यू करते रहे। और इसी के साथ इजराइल ने जबालिया के पश्चिमी हिस्से पर अपने कब्जे का दावा कर दिया, जिसका मतलब है कि गाजा में इजराइल की सेना की मौजूदगी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इजराइल की सेना पिछले हफ्ते से ही गाजा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। हालांकि अब तक इजराइल ये दावा कर रहा था कि उसकी सेना गाजा में घुसकर अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद लौट आ रही थी, लेकिन इस भीषण हमले के बाद इजराइल ने यह दावा कर दिया कि जबालिया के पश्चिमी हिस्से पर पूरी तरह उसका कंट्रोल हो चुका है।
यानी गाजा में घुसकर इजरायल की सेना धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। उसके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। यही नहीं, इजरायल ये भी दावा करता है कि उसकी सेना उत्तरी गाजा में मौजूद हमास की ज्यादातर सुरंगों को तबाह कर चुकी है। यानी जिन सुरंगों के दम पर हमास इजरायल को चुनौती दे रहा है, उसकी वो ताकत घटती जा रही है। यानी इजरायल ने हमास के लड़ाकों को मार गिराने के साथ उसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाने वाली सुरंगों को भी निशाने पर ले लिया। इजरायल के मुताबिक उसने हमास के ठिकाने को ही टारगेट कर इस मिशन को पूरा किया, क्योंकि हमास के लड़ाके जबालिया में शरणार्थी शिविर की आड़ में खुद को बचाने की फिराक में थे। इजरायल के मुताबिक उसे उत्तरी गाजा में मौजूद जबालिया में एक ऊंची इमारत में कई लड़ाकों के छिपे होने की खबर मिली थी, और उस इमारत के नजदीक स्कूल और अस्पताल के अलावा कुछ सरकारी दफ्तर भी थे। और इजरायल का दावा है कि हमास के लड़ाकों ने पूरी प्लानिंग के साथ उस जगह को अपना ठिकाना बनाया था, क्योंकि वहां गाजा का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर था जहां आम नागरिक रहते थे। उन्हें यकीन था कि इजरायल शरणार्थी शिविर पर हमला नहीं करेगा और वो अपनी गतिविधियां आसानी से वहां से चला सकेंगे। लेकिन दावा है कि इस प्लान का पता चलते ही इजरायल ने अपने लड़ाकू विमानों को जबालिया भेज दिया, जिसके बाद वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान बच गए। उधर हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया ने एक वीडियो संदेश जारी कर इजरायल पर गाजा में नरसंहार करने का बड़ा आरोप लगा दिया और कड़ी चेतावनी दे दी है कि जंग में हमास के लड़ाके इजरायल की सेना को हरा देंगे। इसके साथ ही हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर झूठे दावे करने का आरोप लगा दिया। हानिया ने इजरायल पर हमलों के दौरान वहां से बंधक बनाए गए नागरिकों का भी जिक्र किया। इस्माइल हानिया के मुताबिक जिस तरह गाजा में इजरायल की सेना वहां के लोगों को परेशान कर रही है, ठीक वैसे ही इजरायल से बंधक बनाए नागरिक भी उन्हीं दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। जारी किए गए वीडियो संदेश में उसने गाजा पर हो रही सैन्य कार्रवाई को रोकने की मांग की। उसने जंग में अमेरिका के दखल को गलत बताया और अमेरिका पर गाजा में शांति बहाल करने की कोशिशों पर बाधा डालने का आरोप लगा दिया। जबकि इजरायल की सेना ने तो पहले से ही हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने की ठान ली है। ऐसा माना जा रहा है कि हमास के प्रमुख इस्माइल हानिया का इजरायल को कड़ी चुनौती देने वाला बयान जंग में और ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए भीषण हमलों के बाद वहां की सेना हमास के लड़ाकों के खून की प्यासी बनी हुई है, जो चुन चुन कर उसके लड़ाकों और कमांडरों को मौत के घाट उतार रही है। इजरायल ने हमास के कमांडर्स और उसके नेताओं की लिस्ट तैयार रखी है जो 7 अक्टूबर के हमलों में शामिल थे, और आरोप है कि इस्माइल हानिया ने ही 7 अक्टूबर को इजरायल पर सबसे बड़े हमले की प्लानिंग की थी, क्योंकि इस्माइल हानिया हमास का सबसे बड़ा चेहरा है और दावा किया जा रहा है कि ताबड़तोड़ हमलों के पीछे उसका ही दिमाग है। और इन्हीं हमलों में हमास के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया गया। इजरायल के मुताबिक जबालिया में मारा गया हमास का कमांडर इब्राहिम बयारी 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमलों की साजिश रचने में शामिल था, जिसे हमास ने मध्य गाजा में बड़ी जिम्मेदारी दे रखी थी। इजरायल के मुताबिक इब्राहिम बयारी हमास का सीनियर कमांडर था और उसी की देखरेख में इन दिनों हमास के लड़ाके जंग लड़ रहे थे और हमास के सभी अभियानों में उसका अहम रोल था। और इजरायल का दावा है कि 7 अक्टूबर को इजरायल के अलग अलग शहरों में हुए हमलों की साजिश रचने में इब्राहिम बयारी भी शामिल था और उसी के इशारे पर कई लड़ाके हाथों में हथियार लेकर इजरायल की सीमाओं में घुस गए थे, जिसके बाद उन्होंने सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी। जिसका मतलब है कि इजरायल ने जबालिया में हमला कर हमास को तगड़ी चोट पहुंचाई, क्योंकि दावा किया जाता है कि जंग के 26 दिन गुजर जाने के बाद हमास के मरने वाले कमांडरों की संख्या बढ़कर 30 से ज्यादा हो गई। इस बीच आतंकी संगठन हमास ने इजरायल पर एक बार फिर से बड़े हमले की धमकी दी है। लेबनान की मीडिया के मुताबिक हमास इजरायल पर एक बार फिर से 7 अक्टूबर जैसे हमले को दोहरा सकता है। हमास के एक नेता का दावा है कि वो तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक इजरायल घुटने नहीं टेक देता और अपनी जमीन को पाने के लिए 7 अक्टूबर जैसा हमला एक नहीं कई बार करेंगे। और जबालिया शरणार्थी कैंप पर इजरायल के इस हमले से मुस्लिम देश बुरी तरह भड़क गए और जमकर इजरायल पर बरसे, क्योंकि आरोप लगा कि जबालिया शरणार्थी कैंप पर जो हमला हुआ उसमें 50 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की मौत हो गई, जिसकी वजह से मुस्लिम देश एक बार फिर इजरायल पर भड़क गए। ईरान से लेकर सऊदी अरब तक सभी मुस्लिम देशों ने इस हमले की कड़ी निंदा की। इजरायल के पड़ोसी देश जॉर्डन ने तो इस हमले को अमानवीय करार दे दिया। ईरान और जॉर्डन के अलावा सऊदी अरब, मिस्र और यूएई ने भी इस हमले की निंदा की। सऊदी अरब ने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गाजा में मची तबाही को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ। वहीं मिस्र ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बता दिया और यूएई ने इस हमले के बाद एक बार फिर युद्ध में सीज फायर की मांग की।
इसके साथ ही कतर ने भी इजरायल को आड़े हाथ लिया और गाजा पर हुए हमले को नरसंहार बता दिया। उधर भीषण जंग के बीच इजरायल की सेना ने हमास की तुलना आतंकी संगठन आईसिस से करते हुए उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बता दिया। इजरायल की फौज ने एक वीडियो जारी भी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हमास ने इजरायल पर हमले की धमकी दी है, जिसके बाद इजरायल की तरफ से लगातार पलटवार किया जा रहा है। 7 अक्टूबर जैसा हमला एक बार फिर से हमास कर सकता है। लेबनान की मीडिया ने बड़ा दावा किया है कि इजरायल पर हमास एक बार फिर से 7 अक्टूबर जैसा बड़ा हमला कर सकता है। एक वीडियो संदेश देते हुए हमास ने यह बड़ा दावा किया है। और बड़ी खबर, गाजा में हमास के आतंकियों के खिलाफ इजरायली डिफेंस फोर्स की कार्रवाई लगातार जारी है। देर रात गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई है। इस हमले में हमास को भारी नुकसान पहुंचने का बड़ा दावा किया जा रहा है। आईडीएफ के मुताबिक सारा धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साझ संस्कृति से बंधा देश सारा, देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। वंदे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच खैरागढ़। अगर यहां ना आता तो यकीनन छत्तीसगढ़ मेरा पूरा ना होता। चाचा, ये बात बिल्कुल सच है कि दिल को छू गया ये खैरागढ़। अब तो मुझे लग रहा है कि एक हिस्सा बना लूं कैनॉट प्लेस और दूसरा बना लूं खैरागढ़। लेकिन एक वादा है, इसमें सबसे बढ़िया खैरागढ़िया। यकीनन यकीनन कोई शक नहीं मुझे। खैरागढ़ के लोग, खैरागढ़ के तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एसपी साहिबा खुद यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो यहाँ आई हैं और उनका शासन प्रशासन सबको मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनके वो तमाम सारे जो पुलिस ऑफिसर्स, अगर वो ना हो तो मेरा शो संभव नहीं है। वो जो पुलिस अधिकारी और पुलिस के जो कर्मी हैं जो लगते हैं शो में, व्यवस्था में, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज उनके लिए क्लैप जरूर करिए, थैंक यू सो मच। हमसे निवेदन है, जब भी छत्तीसगढ़ आए, हम तो कह रहे थे आप ऐसा कहेंगे कि भैया जी यहीं आ जाइए, घर किराए दिला दे रहे हैं आपको। अरे कम से कम ये कमल जी कहा होता यहाँ आइए, घर का छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ में आप आइए सर। हाँ? हम स्वागत के लिए हमें एक चीज बताएं, जिसके शरीर में कांटे हों उसको पास नहीं बुलाना चाहिए। अरे सर, मैं थोड़े दिनों में गढ़ने लगूंगा आपको। हम लोग कांटों को फूलों में भी बदलने की क्षमता रखते हैं। बोले कांटों को फूलों में, मैं तो ये कह रहा था इतने सवाल पूछूंगा कि यहाँ लोग परेशान हो जाएंगे। इससे अच्छा कि थोड़ा दूरी रहें, फासले पे रहें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये वादा जरूर है कि जब भी मौका लगेगा खैरागढ़ जरूर आऊंगा। मैंने बड़े शो किए, बड़े तमाम जगह घूमा,
लेकिन किसी इलेक्शन की, पांडे जी सच बोल रहा हूं, मैं आपसे भी मैं साथ कह रहा हूं कि मैंने पहली बार देखा कि इलेक्शन का कोई प्रोग्राम हो और पिन ड्रॉप साइलेंस हो। ये सबसे कमाल की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कोई बेचैन है आप? अरे चुनाव है, ये झुकने नहीं दूंगा। आपका स्वागत है घंटा बाद में। चूंकि आज सेना के सौर पर कांग्रेस ने सवाल उठाया कि सेना ने पैसा लेकर आता है केंद्र सरकार से, जबकि वही सेना के ऊपर सरकार उठाया कांग्रेस, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किया मोदी है, तो मुमकिन है सेना ऐसा काम कभी नहीं करती। सेना अपने सौर पे जीती है। ये जो सवाल पूछा था उन्होंने ये कहा था कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस आती है, प्राइम मिनिस्टर ने जो बाद में आज वहां पे भी वो मीटिंग कर रहे थे, ये बात जो उन्होंने कही मैंने शुरुआत में कही थी, ये चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि यहां तो इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस जब आती हैं तो प्लेन में जो उतर रहा है वो पैसा उतर रहा है। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये सवाल है। पांडे जी, नाउ यू प्लीज रिप्लाई जो उन्होंने सवाल पूछा। नहीं, माननीय भूपेश बघेल जी का जो कहना था कि जो वहाँ से जो सरकारें आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, और गड़बड़ी इस बात की है कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट से केंद्र का कोई नेता आता है तो पीछे पीछे उसके पीछे ईडी वाले आ जाते हैं। पांडे जी, इतना डर काहे के लिए लगता है? अरे भैया क्या नाम दोबारा? अरे गुरुजी आपका नाम? रुपेश कुमार देवांगन। रुपेश कुमार देवांगन। रुपेश कुमार देवांगन। देवांगन। ईडी आई तुम्हारे घर? आई ईडी? कहाँ आई ईडी? क्या? तो पांडे जी ये बताइए फिर डर क्यों लगता है इतना? ईडी से क्यों डर लगता है? हम बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। तो डर कौन रहा? हमारे वो लोग डर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले। आप डरते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों ये सवाल उठा रहे हैं आप पे? चोर के दाढ़ी में तिनका, जो चोरी करता है वही डरता है। भूपेश बघेल को एक बात बता दे, पांडे जी बहुत बढ़िया आदमी हैं, उनके दाढ़ी जरूर है लेकिन उनको कहिए मत कुछ। चोर के दाढ़ी में तिनका। भूपेश बघेल खुद चोर है तो उनको लगता है सब चोर है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो मुख्यमंत्री है वो सम्मानीय है, चुना हुआ है, इसलिए थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा, मेरे प्रोग्राम में शब्दों की मर्यादा का बड़ा ध्यान रखा जाता है। मैं शब्दों को और पन्नालाल बख्शी साहब की ये जगह है तो शब्दों पे तो जरूर। तुम तो ऐसे निरीह हो के देख रहे हो जैसे हम ही सब तुम किसान के देने के लिए आए हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ माइक लेके आए हैं। वो बोलना, जल्दी बोलो। बिल्कुल बोलूंगा। हाँ बोलो। हम दोनों पार्टी से सवाल पूछना चाहतन, यदि इन पार्टी वाले साथी मन घोषणा करते तो डिक्लेयर करे, और यदि डिक्लेयर करके जो 2 साल के रमन कार्यकाल के जो बोनस बचे है ओला यदि निधि हम एक हिसाब रखे हो डायरी में। हम किसान संगठन सड़क से लेकर दिल्ली तक के सदन की लड़ाई तक के लड़ के अपन हिस्सा लेना है। तो आप जो बोनस कब दे रहे हैं पांडे जी बोनस इनको? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का घोषणा है, ये कांग्रेस की घोषणा नहीं है। एक मिनट बोल रहा हूँ। कांग्रेस की घोषणा पत्र, ये बोनस की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की। हम ये बोले हैं यह घोषणा बीजेपी सरकार ने की थी, हमने तो घोषणा बोरा वाली की थी। बोरा भी लेंगे। क्या हुआ? बोरा बोले बोरा है? हाँ जी 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 इसी मुद्दे पे बोल रहा हूँ। क्या नाम साहब आपका? अंकित चोपड़ा। अंकित जी क्या काम करते हैं? पेट्रोल पंप का व्यवसायी हूँ। बहुत अच्छा। कैसा चल रहा है? ठीक है। बहुत अच्छा नहीं? ठीक है। अपना व्यवसाय कभी कोई आदमी कहता ही नहीं अच्छा चल रहा है। मारवाड़ी है ना क्या? वैसे सबसे ज्यादा अच्छा धंधा अगर सीखना है तो मारवाड़ियों से सीखना चाहिए। कैसे धंधा करना चाहिए, कैसे किफायत के साथ चलना चाहिए, इनसे सीखना चाहिए। पूरे देश में इनकी साख है, दुनिया में साख है जी। घोषणा किए माननीय रमन। हमने भुला दिया क्या सवाल? नहीं 2 साल का जो बोनस की बात हो रही थी ना, तो उसमें घोषणा तो बीजेपी ने की थी। सिर्फ चुनाव तक बोनस रहता था, उसके चुनाव बाद बोनस था। अच्छा, आपने जो बाद भूपेश बघेल जी ने केंद्रीय मंत्रियों को लगातार चिट्ठी लिखी है कि भाई हमको बोनस को देने की आप स्वीकृति प्रदान कर दो, मात्र हम अपने फंड से दे देंगे। जो आदमी माननीय भूपेश बघेल
4 किस्में बोनस दे रहा है लगातार किसानों को। इनका 2 साल का नहीं दे सकता क्या? ये बताओ आप। 10,000 करोड़ दिया है भाई उसने ऑलरेडी, पूछ ले। अबे ये तो हिसाब किताब आप जानो, आप तो मारवाड़ी हो। हाँ, इसीलिए कैलकुलेशन लगा रहे हैं और बता रहे हैं। और दूसरी एक बात और बोल रहे थे कि रेलवे लाइन के लिए शायद मुआवजा अगर नहीं मिला था, ये नहीं। हाँ हाँ, यानी ऐसा कुछ बोल रहे थे आदरणीय साहू जी। ये सड़क नहीं बनी है, 2014 में तोड़फोड़ हुई थी, उसका तक मुआवजा कांग्रेस पार्टी ने दिया है 7 लाख करोड़ सुपर, 7 करोड़ सुपर। जी, मारवाड़ी हैं, सारा हिसाब किताब रखते। क्या नाम बेटा? दीपेश कुमार। दीपेश कुमार, क्या काम करते हो बेटा? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट, कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो? मैं यहीं आर्ट्स का पढ़ाई कर। आर्ट्स का पढ़ाई कर रहे हो। कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहीं खैरागढ़ से। यहीं के रहने वाले हो। अच्छा बोलो, सवाल बोलो। सर मैं सवाल नहीं है, निवेदन है। कोई भी गवर्नमेंट बने, जो गोठान अभी है उसमें क्या है, गैया सब रोड में निकलती है, रोड एक्सीडेंट होता है बहुत सारा, तो करोड़ों खर्चा करने से कुछ नहीं होता है। उसमें मैं 1300 करोड़ कुछ देखा था, विधानसभा में बजट पास हुआ था गरवा घुरवा बाड़ी के लिए, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के लिए। तो मैं चाहता हूँ, बहुतों के सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रह गई होगी, जैसे इसने कहा कि नरवा गरवा वाली बात पे। बोला ऐसा ना हो पलट के सवाल पूछने लगे ये। जी, गोबर खरीदने से नहीं होता है, आपको मुफ्त में गोबर मिल जाएगा अगर रोड की गैया हटा के आप गोठान में डालो। और देखो अच्छी बात है, गोबर भी खरीदो, गोठान में भी डालो, जो गैया घूम रही है, रोड एक्सीडेंट रुक जाएगा सर। बहुत अच्छी बात कही कि आप डालिए भी गोबर और खरीदिए भी, बहुत अच्छी बात है। कोई इधर वो हाथ उठा रहा। हाँ, कहाँ से आना हुआ? यहीं से। जी बोलिए। जी नमस्कार, मैं तोमेश साहू, ग्राम पंचायत अवेली में रोजगार सहायक के पद में हूँ। कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का वादा बिंदु क्रमांक 11 में घोषणा पत्र में शामिल किया था, जो कि 5 वर्ष होने के बावजूद आज तक नहीं हो सका है। अनियमित जो थे उनको नियमित करने का, पांडे जी, बड़ा इशू है ये, और कई जगह सवाल पूछा गया है। जी जी, तैयारी है? बिल्कुल तैयारी। सवाल की आज बताइए। आदरणीय भूपेश बघेल जी ने विधानसभा में जो आप बोल रहे हैं बिंदु 11 वाली बात, कि अनियमित जो है नियमित किया जाए, नियमित का सबका मानदेय बढ़ा चुके हैं, सभी लोगों का मानदेय बढ़ चुका है। अब करने की जरूरत नहीं है। नहीं करेंगे, उसको भी करेंगे, अभी तो प्रारंभ। अच्छा, चुनाव के समय कोई मना करता ही नहीं है, करेंगे वो भी करेंगे। जो मांगना मांगो, तो तुम मांग ही नहीं पर बैठिए। हाँ, कहाँ से आना हुआ? ईश्वर वर्मा सर। ईश्वर? हाँ सर। अरे ना, अरे रुको ईश्वर, क्या काम करते हैं? सर मैं स्टूडेंट हूँ लेकिन बेरोजगार हूँ सर। अरे अंदर आओ यार, तुम यार अंदर आओ। बेरोजगार हैं? जी सर। कहाँ के रहने वाले? बहाटोला से सर। बहाटोला से हैं। जी, कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 7-8 किलोमीटर जंगल साइड है सर। जंगल है? डरावना हमका जंगल, हम भी जंगल देखे हैं। घुमाने के लिए ले जाएंगे सर। अरे घुमाने ना ले जाओ, कभी ले के वैसे चलेंगे। बोलो सवाल। सर अभी छत्तीसगढ़ में हम लोग बेरोजगार हैं लेकिन स्टूडेंट भी हैं, लेकिन जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो कुछ भी बन जाए कि सपना होता है, लेकिन अभी पीएससी घोटाला हुआ है सर। और 2018 में कांग्रेस सरकार ने बोला था मैं शराबबंदी करूंगा करके, और गंगा जल कसम खाया थे सर, और अभी तक शराबबंदी। और दारू का रेट कम था सर लेकिन बढ़ गया सर। दारू का रेट क्या हो गया? बढ़ गया सर। और कितना हो गया? अब पता नहीं 190 हो गया सर, लेकिन और कल मिला था हमें, कह रहा है 120 हो गया। कोरोना काल में सर डिलीवरी बढ़ गए थे सर। काहे का? दारू का सर। तुम तो नहीं पी रहे हो? नहीं सर, नहीं पी रहे। हाँ ना, पीना ना। तौबा तौबा। तौबा। तो दारू का दाम बढ़ गया। दारू का दाम बढ़ गया। यस सर। तो आपने वादा किया था पांडे जी, वादा तेरा वादा। हाँ भाई, क्या है बताओ? आते हैं नेता जब जब वादा करते